dear students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शिशपाल चौहान आज मैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 5 में टाइप्स ऑफ नावल का जो क्वेश्चन आता है उस पे कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं टाइप्स ऑफ नावल पे। इससे पहले कि मैं टॉपिक्स पे आऊँ, मैं आप सबको इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये हरियाणा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन बीए फाइनल ईयर में पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है और इसमें इंटरनल चॉइस होती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनल चॉइस के साथ एक ऑप्शन आपके पास टाइप्स ऑफ नावल को लिखने का होता है और दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेंगे लिटरेरी टर्म्स, जैसे व्हाट इज एसोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होती है, एसोनेंस क्या होते हैं, आयरनी क्या होती है। ये जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये ऑप्शन बी में आता है, मतलब और दिया होता है, इंटरनल चॉइस होती है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टाइप्स ऑफ नावल्स पे पूछा जाता है। एमडी यूनिवर्सिटी में सिर्फ लिटरेरी डिवाइसेस ही पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होता है। लिटरेरी डिवाइसेस के 3 टॉपिक करने होते हैं और टोटल 9 मार्क्स होते हैं। और CDLU में क्वेश्चन नंबर 7 होता है जो कि 8 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट में टाइप्स ऑफ नावल पूछे जाते हैं और बी पार्ट में आपसे लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती हैं और दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं। 4 मार्क्स की डिवाइसेस हैं और 4 मार्क्स के ये टाइप्स ऑफ नावल हैं। दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ए पार्ट भी करना होता है और बी पार्ट भी करना होता है। अब मैं आप सबके सामने 2 या 3 टॉपिक लेके आया हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पिकारस नावल। पिकारस नावल क्या होता है? पिकारस नावल मे बी कॉल्ड द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ नावल। नावल जब शुरू हुआ, नावल की हिस्ट्री में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से नावल इवॉल्व हुआ, किस तरह से नावल लिखा जाने लगा। इससे पहले ड्रामास लिखे जाते थे और वो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में अलग से टॉपिक बनेगा। तो पिकारस नावल एक पहला एक्सपेरिमेंट है। जब नावल लिखना शुरू हुआ तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। द वर्ड पिकारस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो, दैट मीन्स ए रोग और अ नेव इन इंग्लिश। पिकारस शब्द पिकारो से लिया गया है। डिराइव मीन्स टेकन, जिसका मीनिंग होता है नेव। नेव का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन। रोग कोई डेंजरस व्यक्ति या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है उसे रोग कहते हैं। अ पिकारस नावल हैज ए लॉन्ग नैरेटिव दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए पर्सन हु इज क्रिमिनल फॉर सोसाइटी। और पिकारस नावल की जो नैरेटिव होती है, जो कहानी होती है, वो लंबी होती है, जो एक ही व्यक्ति के चारों ओर घूमती है और वो व्यक्ति सोसाइटी की नज़रों में, समाज की नज़रों में धूर्त होता है, बेईमान टाइप का व्यक्ति होता है, क्रिमिनल भी होता है। समाज के लिए वो ऐसे कार्य करता है जो कानून के खिलाफ हैं। बट इन रियलिटी ही हेल्प्स द पुअर बाय ड्यूपिंग द रिच। परंतु रियलिटी में क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है? वह अमीर लोगों का बेवकूफ बना के, उनको चीट करके गरीबों में धन बांटता है। जो भी वो अमीरों से छीनता है या उनका मूर्ख बना के उनसे ले लेता है तो वो गरीबों में बांट देता है। इस तरह से ये जो कैरेक्टर है गरीबों के लिए मसीहा होता है, परंतु समाज के लिए क्रिमिनल टाइप का, धूर्त टाइप का व्यक्ति होता है। ही इज रॉबिन हुड टाइप ऑफ कैरेक्टर, a highwayman who suddenly appears and disappears after finishing his job of robbery। वह एक हाईवे टाइप का आदमी होता है, एक रॉबिन हुड टाइप का आदमी होता है। जैसे रॉबिन हुड के बारे में आपने सुना होगा, वह भी अमीरों से पैसा छीनता है और गरीबों में बांट देता है। ये पिकारस नावल का हीरो भी एक रॉबिन हुड टाइप का व्यक्ति होता है, जो हाईवे मैन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी रॉबरी होती है हाईवे पे होती है। और अचानक आता है और ये व्यक्ति अचानक आता है और अचानक गायब हो जाता है। अपना कार्य करके, रॉबरी का कार्य करके गायब हो जाता है। दिस थीम of appearance versus reality was followed by many English novelists in the 18th century। ये जो थीम appearance versus reality का, ये 18th century में काफी लोकप्रिय हुआ। लेखकों ने इसे खूब यूज किया। अपीयरेंस की देखने में कुछ है और वास्तविकता कुछ होती है। जैसे इस हीरो की समाज के लिए क्रिमिनल होता है,
परंतु रियलिटी में वो गरीबों के लिए मसीहा होता है। तो ये जो थीम है 18th सेंचुरी में लेखकों ने खूब लिखा। इट वॉज रियली ए पॉपुलर थीम, वाकई ये लोकप्रिय थीम रहा है। वी कैन कोट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नावल। इस टाइप के नावल्स के हम कई एग्जाम्पल आप सबके लिए कोट कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। हेनरी फील्डिंग रोट टॉम जोन्स एंड जोसेफ एंड्रयूज। हेनरी फील्डिंग नावलिस्ट हुए हैं आरंभ में, शुरू में हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन वगैरह ये नावलिस्ट थे। इन्होंने टॉम जोन्स लिखा, जोसेफ एंड्रयूज लिखा, चार्ल्स डिकन्स ने पिकविक पेपर्स लिखा। वी हैव जॉनथन स्विफ्ट्स फेमस गुलिवर ट्रेवल्स। जॉनथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स के बारे में आप खूब जानते होंगे। मार्क ट्वेन्स के द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि 1884 में लिखा गया, 19th सेंचुरी नावल है, वो एग्जाम्पल इस टाइप के नावल का बनता है। एंड रिसेंट थॉमस मान्स कन्फेशंस ऑफ फेलिक्स नल। थॉमस मान का जो नावल है कन्फेशंस ऑफ फेलिक्स नल भी पिकारिस टाइप का आधुनिक नावल है। द एनोनिमस लेज़ेलो डी टॉमस वाज द ट्रू स्पेनिश पिकारिस नावल। जो शुरू में स्पेनिश पिकारिस नावल लिखा गया वो एनोनिमस है। एनोनिमस किसे कहते हैं? जिसके राइटर का पता ना हो। और टाइटल है लेज़ेलो डी टॉम्स। ये आरंभ में लिखा गया था, जो कि ट्रूली एक स्पेनिश पिकारिस नावल है। तो ये था पिकारिस नावल के बारे में। अब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा हिस्टोरिकल नावल पे। ऑल्दो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल नावल हैव मच इन कॉमन, येट देयर इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। यद्यपि हिस्ट्री में और हिस्टोरिकल नावल में बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ साझा है, परंतु दोनों के बीच में एक डिफरेंस, तो एक अंतर बहुत ही गहरा है। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स। हिस्ट्री रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स है, जो सच्चाइयाँ घटित हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका जस्ट रिकॉर्ड होता है। While in a history novel, the writer adds imagination to the facts taken from history. परंतु हिस्टोरिकल नावल में लेखक अपना इमेजिनेशन उसमें डाल देता है। जो फैक्ट्स वो हिस्ट्री से लेता है और उनको जब नरेट करता है नावल में, तो उनमें अपना इमेजिनेशन डाल देता है। The first historical novel written in English language is Sir Walter Scott's इवानहो। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले जो हिस्टोरिकल नावल लिखा गया है वो सर वाल्टर स्कॉट का इवानहो है। Broadly speaking, it may be said that 1/4 of all the novels published so far in the last 30 years have some historical elements in them. अगर हम सामान्य तौर पे बात करें, पिछले 30 वर्षों में जो भी नावल लिखे गए हैं अब तक, उनमें 1/4 नावल ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल एलिमेंट्स पे बेस्ड हैं। उन नावल्स में हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को डील किया गया है। After the World War II, the tendency to write historical novels has very much increased. वर्ल्ड वार 2 के बाद हिस्टोरिकल नावल लिखने की जो प्रवृत्ति है नावलिस्ट्स में वो काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्ल्ड वार 2 के बाद नावलिस्ट ने हिस्टोरिकल नावल्स लिखने शुरू कर दिए हैं। इंडिया में भी कॉल्ड द एपिसेंटर। एपिसेंटर मीन्स फोकल पॉइंट ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नावल्स इन इंग्लिश। और इंडिया को तो एपिसेंटर कहा जा सकता है, केंद्र बिंदु कहा जा सकता है कि जहाँ पे हिस्टोरिकल नावल्स वर्ल्ड वार 2 के बाद खूब लिखे गए। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ द राइटर्स हु हैव रिटन हिस्टोरिकल नावल्स इन इंडिया। भारत में जिन नावलिस्ट ने हिस्टोरिकल नावल्स लिखे उनके एग्जाम्पल हैं। उस लिस्ट में शामिल हैं ये नाम, जैसे कि सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, रॉबिन्सन मिस्त्री, मुकुल केशवन एटसेट्रा। They have become very popular as well as acknowledged writers of this type. ये सब नावलिस्ट बहुत पॉपुलर हुए, बहुत लोकप्रिय हुए और दुनिया में इन नावलिस्ट को एक्नॉलेज भी किया गया, इन्हें मान्यता भी प्राप्त हुई। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं साइकोलॉजिकल नावल आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। Dear students, I am going to discuss psychological novel in front of you now. The term psychological novel came into vogue. Vogue means trend or fashion in the modern age of इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जो मॉडर्न एज आई है, जो मॉडर्न दौर है, आधुनिक युग जो इंग्लिश लिटरेचर का है, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद आया, तो उसमें साइकोलॉजिकल नावल लिखने का एक ट्रेंड रहा, फैशन में रहा, ट्रेंड में रहा। द नॉवलिस्ट्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स रोट फिक्शन दैट मे वेल बी कॉल्ड साइकोलॉजिकल नावल्स। दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो काल रहा है, जो समय रहा है, उसके बीच जो भी नावल लिखे गए उनको
साइकोलॉजिकल नावल कहा जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ नावल द नॉवेलिस्ट डील्स विद द इनर बीइंग, द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर्स। इस तरह के नावल्स में जो लेखक होता है अपने कैरेक्टर्स के जो आंतरिक संसार है उससे डील करता है। तो नावलिस्ट अपने कैरेक्टर्स के आंतरिक दुनिया को पाठकों के सामने ला के रख देता है। जो कुछ व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है, तरह तरह के इमोशंस आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, द्वंद्व चल रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो बाहर वालों को दिखाई नहीं देते। आदमी चुपचाप बैठा होता है और उसके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा होता है। तो इस तरह के जितने भी ये लेखक हैं, साइकोलॉजिकल राइटर्स हैं, ये जो साइकोलॉजिकल नावल्स लिखने वाले लेखक हैं, तो उस दुनिया को पाठकों के सामने खोल के रख देते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट एट द इनर स्टेज दैट इज माइंड is depicted by the writers of such novels. Sometimes a person is sitting silently and he or she seems inactive. कई बार आप देखते होंगे लाइफ में, आप भी अपने ऊपर इस बात को लगा सकते हैं कि व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। दूसरों को ऐसा लगता है कि वो इनएक्टिव है, सुस्त है, कुछ नहीं कर रहा है। But who knows about the conflict that might be going into the mind of that person? परंतु जो द्वंद्व उस व्यक्ति के अंदर चल रहा है वो किसको पता है? वो तो वही व्यक्ति जानता है जिसके मन में एक द्वंद्व चल रहा होता है, एक तूफान चल रहा होता है। So the writers of such kinds of novel bring out the conflicts that usually go into the minds of human beings. जितने भी इस तरह के राइटर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के दिमाग में जो द्वंद्व चल रहे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, उनको वो अपने नावल्स में लिखते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, रीडर्स जिसको जान जाते हैं। With the researches in the field of psychology done by Freud and Jung, the work in the field of writing psychological novels increased. और मॉडर्न एज में कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्चेज की हैं, जैसे कि फ्रॉड है, जंग है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनकी पुस्तकें बाजार में आई तो लोगों ने पढ़ी, नावलिस्ट ने पढ़ी, तो साइकोलॉजिकल नावल लिखने का ट्रेंड और भी अधिक बढ़ गया था। The use of streams of consciousness became popular in modern age. जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कहा जाता है, मॉडर्न एज में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। बहुत से नावल इसी टेक्निक पे लिखे गए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि आदमी बैठा हुआ है, उसके दिमाग में बाहर का एक्शन कुछ नहीं है, बाहर व्यक्ति इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं कर रहा है, परंतु उसके मन में एक संघर्ष चल रहा होता है, एक द्वंद्व चल रहा होता है। उसमें हो सकता है वो अपने आप से बातें कर रहा हो। पोइट्री में खूब इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया गया। टी.एस. एलियट के लव सॉन्ग ऑफ प्रू फ्रॉक, उसमें देखिए कि जो कैरेक्टर है वो बैठा हुआ है और अपने आप से बातें कर रहा है और डायलॉग चल रहे हैं उसके दिमाग में। तो ऐसा रियल लाइफ में होता है, आप पता नहीं किससे बातें कर रहे होते हैं, इंसान अपने दिमाग में बातें कर रहा होता है, डायलॉग्स चल रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है, तो वो इनर रियलिटी एक्चुअल में किसी को पता नहीं चलती। तो इन नावलिस्ट ने उस इनर रियलिटी को बाहर निकाल के रखा और हमें जो पहचान होती है, जो ट्रू आइडेंटिटी होती है, ट्रू कैरेक्टर होता है व्यक्ति का, वो पता चलता है। बाहर के एक्शन से आमतौर पे क्या होता है, बाहर जो हम करते हैं, जो एक्शन समाज को दिखाई देते हैं, तो समाज उन एक्शंस के आधार पे व्यक्ति के कैरेक्टर को जांचता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है। तो इनर रियलिटी इन नावल्स में निकल के आती है। But still, we may quote the example of Richardson's Pamela. मॉडर्न नावलिस्ट तो साइकोलॉजिकल नावल लिखते ही हैं, इससे पहले भी 18th सेंचुरी में हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। जैसे रिचर्डसन का जो नावल है पामेला 1740 में छपा था, इन विच द नावलिस्ट एक्सप्लोर्ड द इनर रियलिटी। उस नावल में नावलिस्ट ने अंदर की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर किया। D.H. लॉरेंस का नाम आपने सुना होगा। ही आल्सो रोट साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लाइक वीमेन इन लव, सन्स एंड लवर्स एंड रेनबो। ये नावल D.H. लॉरेंस ने लिखे। वर्जीनिया वुल्फ रोट मिसेस डैलोवे। बिल्कुल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया। जेम्स जॉयस के नावल, विलियम फॉकनर के नावल, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल नावल्स।
अगर हम इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामास में ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो हैमलेट की सोलिलोकीज हैं, मैकबेथ की सोलिलोकीज हैं, ये उनके आंतरिक दुनिया को ही तो रीडर्स के सामने लाके रखते हैं। तो उनको भी हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन्हें भी साइकोलॉजिकल दर्जा दे सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है, उसमें सोलिलोकीज हैं, तो उन्होंने भी इस टेक्निक का यूज़ किया है अनजाने में। अब इसको नाम दे दिया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उससे पहले भी ह्यूमन साइकोलॉजी को लेखकों ने अपने क्रिएशंस में यूज़ किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये साइकोलॉजिकल नावल था और हमने 3 टॉपिक आज आप सबके सामने डिस्कस किए। पहला टॉपिक था पिकैरस नावल का, सेकंड टॉपिक था हिस्टोरिकल नावल और थर्ड टॉपिक था साइकोलॉजिकल नावल। आप इनको लर्न कर लीजिए और ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।